हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र को, जो कि जून 2019 के राजनीति विज्ञान का यह प्रश्न पत्र है। और इसके जो 24 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने उसे ना देखा हो तो आप जाके उसे ज़रूर देख लें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आप लोग राजनीति विज्ञान से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ए ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड। ए ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? तो हमारा आंसर सही होगा इसमें फर्स्ट, यानी एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी जो है उनकी बुक है ए ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसका विचार है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इनका ध्येय समान है। किसका यह विचार है कि कला, धर्म और दर्शन जो है वह केवल रूप में भिन्न है, इनका ध्येय जो है वह समान है? तो जो हमारा आंसर होगा यह कथन है हीगल का। हीगल के अनुसार कला, धर्म और दर्शन जो है वह केवल रूप से भिन्न है और इनका जो ध्येय है वह समान है। हीगल का विश्वास था कि इतिहास एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है जिसकी मूल प्रेरणा विवेक या चेतना है। इस प्रक्रिया के द्वारा यह चेतना अपने परम लक्ष्य अर्थात परम चैतन्य अथवा परम सत्य की ओर अग्रसर होती है। यह प्रक्रिया अपने अंतर्निहित नियमों से बंधी है जिसे बाहर से नियंत्रित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो हमारा आंसर क्या सही होगा इसमें? तो हमारा आंसर इसमें सही होगा हीगल। हीगल का यह विचार है कि जो कला और धर्म और दर्शन है वह केवल रूप से ही भिन्न है, बाकी इनका जो ध्येय है या इनका जो पर्पज है वह समान है, उद्देश्य जो है वह समान है। अगला क्वेश्चन है हमारा देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्या दिया गया है? तो इसमें सूची 1 में पुस्तकें दी गई है और सूची 2 में विचारक दिए गए हैं। तो कौन सी पुस्तक किस विचारक से संबंधित है ये हमें बताना है। देखिए पहली बुक है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये बुक है राम मनोहर लोहिया की। राम मनोहर लोहिया की बुक है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। और सेकेंड बुक है हमारी गांधी एंड गांधीज्म। गांधी एंड गांधीज्म यह बुक है भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन 4। और जो सावित्री ए लीजेंड एंड हर सिंबल, सावित्री जो बुक है वह है अरविंदो घोष की। और गीतांजलि है रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो जो हमारा इसमें आंसर होगा, हमारा आंसर इसमें से होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। यानी देखिए मार्क्स एंड गांधीज्म, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म यह बुक है राम मनोहर लोहिया की। गांधी एंड गांधीज्म यह बुक है अंबेडकर की। सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल ये जो बुक है यह है अरबिंदो की। और जो गीतांजलि है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक है। तो हमारा आंसर इसमें फर्स्ट हुआ, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जाति सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता कहलाते हैं। बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जाति सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता वह क्या कहलाते हैं, यह हमें बतलाना है। तो जो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी मेटिक्स। देखिए जो बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जाति सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता उन्हें मेटिक्स कहते हैं, मेटिक्स कहलाते हैं। और बहुसंस्कृतिवाद किसी देश समाज में अलग अलग धर्मों, सांस्कृतिक समूहों के लोगों का सह अस्तित्व है। इस संकल्पना का जन्म हुआ था 70 के दशक में अमेरिका और यूरोप में, जो श्वेत संस्कृति के पक्ष में अन्य संस्कृतियों के समरूपीकरण के विरोध में प्रति सांस्कृतिक व मानवाधिकारवादी आंदोलन से इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो हमारा आंसर क्या सही होगा इसमें? मेटिक्स। यानी मेटिक्स वे हैं जो नागरिक नहीं कहलाते, जिसे नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता। वे प्रवासी जाति सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता वह कहलाते थे मेटिक्स। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स जो 1995 की पुस्तक है, यह किसकी है? देखिए मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट यह बुक है। तो जो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन 3, विल किमलिका की बुक है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट। जो बुक है वह विल किमलिका की है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1995। देखिए मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स जो है यह पुस्तक विल किमलिका की है। तो हमारा आंसर क्या हुआ इसमें सही? ऑप्शन 3।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकांकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है। किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकांकी, क्षुद्र, घिनौना और पशुवत है। तो हमारा आंसर इसमें सही होगा हॉब्स। हॉब्स का यह कथन, देखिए इस तरह का कथन मैकियावेली का है, बट अगर एकांकी की बात लेकिन की थी हॉब्स ने। अगर इंटीग्रिटी शब्द आता है तो वहाँ हॉब्स हो जाएंगे। हमारा आंसर इसमें सही हॉब्स। देखिए हॉब्स के अनुसार व्यक्ति का जीवन एकांकी है, क्षुद्र है, घिनौना है और पशुवत और अल्प है। हॉब्स ने यह विचार प्रस्तुत किया कि मनुष्य निरंतर सक्रिय रहने वाला प्राणी है। व्यक्ति अपने आप में इच्छाओं का समुच्चय है और उसे निरंतर गतिमान रखती है। प्रत्येक मनुष्य एकांकी, अहमवादी और अपनी तृष्णा का दास होता है। वह अपने आप को साध्य समझता है और सारे संसार को अपना साधन बनाना चाहता है। तो यह कथन था हॉब्स का। तो हॉब्स ने व्यक्ति के जीवन को एकांकी माना, क्षुद्र माना और घिनौना, पशुवत माना है। हमारा आंसर से होता है ऑप्शन फर्स्ट हॉब्स। देखिए यहाँ हमें गद्यांश दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक जो क्वेश्चन हमें करना है इसी के आधार पे पढ़ के करना है। तो पहले मैं एक बार गद्यांश पढ़ देती हूँ, फिर आप लोग इसे धीरे धीरे करके आप लोग इसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। देखिए गद्यांश में क्या दिया गया है कि स्वतंत्रोत्तर भारत के पूर्व 7 दशकों में लोकतांत्रिक राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। पिछले दशकों में जहां चुनावी सहभागिता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, वहां जातीयता से जुड़ी आदिम अस्मिताओं ने जातियों के राजनीतिकरण एवं राजनीति के जातीयकरण को और अधिक सुदृढ़ किया है। देखिए 21वीं सदी में भारत में बाजार राज्य ने तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त किया है, किंतु विकास प्राप्ति के अपने लक्ष्य में इन आदिम संरचनाओं को विखंडित करने की अपेक्षा बाजार राज्य लोक लुभावनवाद तथा अभिशासन के मध्य झूल रहा है। तो इसके आधार पर हमें क्या देना है। तो क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है कि इनमें से कौन भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में 3 लोकतांत्रिक अभ्युदय के प्रवर्तक हैं। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में 3 लोकतांत्रिक अभ्युदय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो जो देखिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो अतुल कोहली, लॉर्ड सुजैन रुडोल्फ, पार्थ चैटर्जी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर इसमें से होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं है जो भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के 3 लोकतांत्रिक अभ्युदय के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण धारणा का प्रयोग किया है। तो सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति की राजनीतिकरण धारणा का प्रयोग सबसे पहले इसमें कौन किया है। तो हमारा आंसर सी होगा फर्स्ट, यानी रजनी कोठारी द्वारा किया गया। देखिए रजनी कोठारी ने सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण धारणा का प्रयोग किया था। और भारतीय समाज में जाति के विरोध की राजनीति तो हो सकती है, लेकिन जाति के बगैर नहीं। और राजनीति में जाति के निशान इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि हमारे समाज में जाति का ठप्पा हर चीज़ पर है। यह कथन है रजनी कोठारी का। उन्होंने कहा था जब राजनीति विज्ञान के विश्लेषणों में वर्ग की अवधारणा केंद्र में थी, बाद में उनकी यह विश्लेषण पद्धति भारत में राजनीति के समझाने के सूत्र बन गई और भारतीय राजनीति के विश्लेषण में जो जाति है वह जाति केंद्र में स्थित हो गई, यानी जाति केंद्र केंद्रित हो गई। तो हमारा आंसर इसमें सही होगा, रजनी कोठारी का कथन है। रजनी कोठारी ने सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति की राजनीतिकरण की धारणा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आदिमवाद का तत्व नहीं है। कौन सा आदिमवाद का तत्व नहीं है। तो जो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन 2, यानी वर्ग जो है वह आदिमवाद का तत्व नहीं है। बाकी जाति, समुदाय और कुल ये जो है ये आदिमवाद के तत्व हैं। देखिए जो आदिमवादी दृष्टि में सहभागी जातीय संबंधों के संयुक्त रूप में बाह्य रूप से प्रदत्त जो आक्रामक भी हो सकते हैं, एक सामाजिक बंधन के रूप में ग्रहण करता है, जो आदिमवर्ग तत्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से मिलान करने पे क्या आता है, हमारे अपने शरीर को प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण में आएगा अपने शरीर को प्रस्तुत करना। सेकेंड है परमादेश यानी आदेश देना, हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण का अर्थ है इसमें सूचित करना। और अधिकार परीक्षा का अर्थ है किस अधिकार से। तो जो हमारा आंसर इसमें सही हुआ 3142 ऑप्शन 2 हमारा सही होता है 3142।
देखिए क्या क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अपने शरीर को प्रस्तुत करना, परमादेश, आदेश देना, उत्प्रेषण, सूचित करना, अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से। अगला क्वेश्चन है कि आसियान में भारत किस राजमार्ग को वियतनाम तक विस्तार करने की बातचीत कर रहा है। आसियान में भारत किस राजमार्ग को वियतनाम तक विस्तार करने की बात कर रहा है। तो जो हमारा आंसर इसमें से ये देखिए ऑप्शन फर्स्ट यानी भारत, म्यांमार, थाईलैंड। आसियान से भारत म्यांमार और थाईलैंड राजमार्ग को वियतनाम तक विस्तार करने की बातचीत कर रहा था उस समय। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रेक्जिट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो ब्रेक्जिट है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है यह हमें बतलाना है। तो देखिए जो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, यानी ब्रेक्जिट के पक्ष में मुख्यतः युवा मतदाता ने अपना वोट दिया। तो ये गलत होगा क्योंकि सभी वर्गों ने मतदान किया था। और देखिए और देख लेते हैं और ब्रेक्जिट के विषय में। देखिए ब्रेक्जिट का तात्पर्य है कि यूके का यूरोपियन यूनियन को छोड़ना। ब्रेक्जिट का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है यूके का यूरोपियन यूनियन को छोड़ना, ये सही है। सेकंड है कि यूरोपियन यूनियन से संबंध ने यूके में भारी आर्थिक भार व बेरोजगारी को जन्म दिया है। थर्ड है ब्रेक्जिट वाद विषय ने पीएम डेविड कैमरून को त्यागपत्र के लिए बाध्य किया। और फोर्थ है कि ब्रेक्जिट के पक्ष में मुख्यतः युवा मतदाता ने वोट दिया। तो यह गलत था, सभी वर्गों ने मतदान किया था। तो हमारे इसमें गलत ही बताना था। तो हमारा ऑप्शन सी होता है ऑप्शन 4। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। निम्न समितियां जो हैं उन्हें उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो जो हम कालक्रम अनुसार इसे व्यवस्थित करते हैं तो हमारी जो पहली कमेटी आती है कोठारी समिति, पहली कमेटी हमारी कोठारी कमेटी आएगी। उसके बाद आती है कोठारी कमेटी के बाद आएगी सतीश चंद्रा समिति, सतीश चंद्रा समिति के बाद आती है योगेंद्र के अलग समिति, और फोर्थ नंबर पे आएगी आपकी होता समिति। तो जो हमारा आंसर सी होता है इसमें ऑप्शन 2 यानी CADB। पहले कोठारी समिति, फिर सतीश चंद्रा समिति, योगेंद्र अलग समिति और लास्ट में आएगी होता समिति। ऑप्शन 2 हम लोग का सही होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हरित प्रदेश की मांग निम्न में से भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। हरित प्रदेश की मांग भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है, हमें बतलाना है। तो हमारा आंसर से होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित है हरित प्रदेश की मांग। देखिए हरित प्रदेश की मांग जो थी उठी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश उठी थी। और हरित प्रदेश एक प्रस्तावित राज्य है जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वर्तमान 6 मंडलों जैसे आगरा, अलीगढ़, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर के अंतर्गत आने वाली 22 जिलों को शामिल करने की मांग हो रही थी। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नेता अजीत सिंह ने इस नए राज्य के प्रबल समर्थक हैं। जो अजीत सिंह हैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नेता थे। भारत के ऐसे क्षेत्र जो अलग राज्य की मांग कर रहे थे। देखिए हरित प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश, फिर बोडोलैंड उत्तरी असम का, सौराष्ट्र दक्षिणी गुजरात, गोरखालैंड की मांग कर रहे थे उत्तरी पश्चिम बंगाल वाले, कोंगू नाडु जो थे दक्षिण तमिलनाडु, विदर्भ की मांग उठी थी महाराष्ट्र में और मिथिलांचल की मांग उठी थी उत्तर बिहार में। तो जो हरित प्रदेश की मांग उठी थी वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि NPT व CTBT के संबंध में निम्न वाक्यों में से कौन से वाक्य सत्य हैं। तो हमें सत्य कथन बतलाना है कि NPT व CTBT के संबंध में निम्न में से कौन से वाक्य जो है वह सत्य हैं। तो देखिए भारत ने NPT हस्ताक्षर के परंतु अनुमोदित नहीं किया है, तो गलत है। और हमें क्या बतलाना है सत्य, क्योंकि भारत ने NPT पे ना ही हस्ताक्षर किया है ना ही इसे अनुमोदित किया है। भारत ने CTBT पे हस्ताक्षर किया है तो ये भी गलत है। भारत ने CTBT पे भी ना हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत ने NPT पर हस्ताक्षर किया है तो ये भी गलत है, क्योंकि भारत ने NPT पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और फोर्थ है भारत ने ना ही NPT व CTBT पर हस्ताक्षर किए हैं और ना ही इन्हें अनुमोदित किए हैं। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही होता है। यह कथन देखिए सही है। भारत ने ना ही NPT व CTBT हस्ताक्षरित किए और ना ही अनुमोदित किए हैं। और NPT जो है वह परमाणु हथियारों का विस्तार रोकने और परमाणु तकनीकी के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है। जो NPT है, NPT जो है वह क्या है, देखिए NPT है
परमाणु हथियारों के विस्तार रोकने और परमाणु तकनीकी के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है। इस पर हस्ताक्षर करने वाले देश भविष्य में परमाणु हथियार विकसित नहीं कर सकते। और CTBT जो है वह व्यापक परमाणु परीक्षण विकसित नहीं कर सकते। जो CTBT है वह व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कहा जाता है उन्हें। CTBT जो है इसे CTBT को व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कहा जाता है। यह एक ऐसा समझौता है जिसके जरिए परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें 4 होगा कि भारत ने NPT व CTBT ना ही हस्ताक्षर किए हैं और ना ही इन्हें अनुमोदित किया है। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि सैमुअल P हंटिंगटन ने लोकतांत्रिकरण की लहर विश्लेषण में भारत कहाँ स्थित है। जो SP हंटिंगटन थे उन्होंने लोकतांत्रिक लहर वेब की बात की थी। उस विश्लेषण में उन्होंने भारत की स्थिति क्या बतलाई है यह हमें बतलाना है। तो देखिए जो हंटिंगटन थे उन्होंने जो वेब का विश्लेषण किया था उसमें जो भारत की स्थिति उन्होंने दूसरी लहर में बतलाई थी। सेकेंड वेव बतलाया था उन्होंने भारत की स्थिति को। देखिए जो SP हंटिंगटन ने लोकतांत्रिकरण की लहर यानी विश्लेषण में जो भारत द्वितीय लहर में स्थित है यह बतलाया। यह विश्वव्यापी लोकतांत्रिकरण की प्रक्रियाओं का विभिन्न उपनामों के माध्यम से विश्लेषण और वर्णन करने का प्रयास किया है इन्होंने। और इनमें सबसे प्रचलित चरण वेव्स की अवधारणा है। जो सैमुअल हंटिंगटन है इनकी जो सबसे प्रचलित चरण है वह वेव्स की अवधारणा है यानी लहर की अवधारणा है। सैमुअल हंटिंगटन ने 3 अंतर स्पष्ट किए हैं। देखिए पहले लहर में आते हैं आधुनिक लोकतंत्र का उदय 1828 और 1926 के बीच हुआ और लोकतांत्रिकरण की प्रथम वेव्स धारा में हुआ। इस पहले चरण में लगभग देशों में न्यूनतम रूप से लोकतांत्रिक राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई। इन देशों में देखिए कौन कौन नाम जो हंटिंगटन ने विश्लेषण किया था वेब का उसके जो फर्स्ट वेब से पहले लहर में जो देश शामिल है उसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन्होंने जो पहली लहर में जो देश शामिल किए हैं देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, 3rd है ऑस्ट्रिया, 4th है ब्रिटेन, 5th है कनाडा, 6th है फ्रांस, 7th जर्मनी, नेक्स्ट है नीदरलैंड और न्यूजीलैंड, उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो देश हैं ये सम्मिलित है कहाँ, तो जो हंटिंगटन के विश्लेषण के प्रथम लहर में सम्मिलित है ये देश। और हंटिंगटन के अनुसार जो दूसरा चरण है वह शुरुआती द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। जो दूसरा चरण लहर का है वह शुरुआती द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ और यह 1960 के दशक तक जारी रहा। इसमें 1970 के दशक में दक्षिणी यूरोप, यूनान, पुर्तगाल और स्पेन में दक्षिणपंथी अधिनायक तंत्र का अंत हुआ और 1980 के दशक में अमेरिका के अधिकांश भाग व सैनिक शासन की वापसी हुई एवं सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का विघटन हुआ। तो हमारा आंसर इसमें क्या सही होता है, ऑप्शन 2 यानी द्वितीय लहर में सम्मिलित किया है हंटिंगटन ने भारत को। अगला क्वेश्चन है कि स्टेशियोलॉजी अध्ययन है। स्टेशियोलॉजी जो है वह किसका अध्ययन है, तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 3 यानी राजनीतिक दलों का अध्ययन है स्टेशियोलॉजी जो है वह राजनीतिक दलों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है कि मदन मोहन पुंछी आयोग ने किसके अध्ययन के लिए नियुक्त किया गया। जो मदन मोहन पुंछी आयोग था वह किसके अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया, मदन मोहन पुंछी आयोग के। जो तो हमारा आंसर इसमें क्या सही होगा, फर्स्ट यानी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है मदन मोहन पुंछी आयोग। देखिए जो मदन मोहन पुंछी आयोग है वह केंद्र राज्य संबंध से के अध्ययन के लिए नियुक्त हुआ और अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारिया आयोग के बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके थे। अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन करने के लिए जो मदन मोहन पुंछी आयोग है उसका गठन किया गया था 2007 में। तो इसके जो अध्यक्ष थे वह थे मदन मोहन पुंछी। ये क्या थे, तो ये जो थे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे उच्चतम न्यायालय के। तो हमारा आंसर सी होगा फर्स्ट, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है मदन मोहन पुंछी आयोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी। प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या जो है वह अधिक नहीं होगी।
ऑप्शन देखिए इसमें हमारा दिया गया है 20%, लोकसभा के 20% सदस्यों से, लोकसभा के 10% सदस्यों से, लोकसभा के 15% सदस्यों से, या लोकसभा के 25% सदस्यों से। तो जो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन 3, यानी लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होगी। देखिए जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 75 है उसके अनुसार, अनुच्छेद 75 के अनुसार जो प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित, प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या जो होगी लोकसभा में वह 15% सदस्यों से अधिक नहीं होगी। इस उपबंध का समावेश किया गया था 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा। 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा इस जो यह किया गया था 15% से सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो संविधान संशोधन था वह 91वां था जो 2003 में पास हुआ, 2003 में किया गया था और अनुच्छेद 75 के अनुसार यह कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 3, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की जो संख्या लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होगी। यह उपबंध किया गया है 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा। हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन 3। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा उपग्रह भेदी प्रक्षेपास्त्र परीक्षित किए जाने को माना गया है। 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा उपग्रह भेदी प्रक्षेपास्त्र परीक्षित किए जाने को माना गया। तो हमारा जो आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन 3, मिशन शक्ति। देखिए 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा उपग्रह भेदी प्रक्षेपास्त्र परीक्षित किया जाने को मिशन शक्ति कहा गया और 27 मार्च को भारत ने मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए एंटी सैटेलाइट मिसाइल, जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है उसमें 3 मिनट में एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर पृथ्वी की निचली कक्षा में घूम रहा है और यह लाइव सैटेलाइट एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था। अब तक रूस, अमेरिका और चाइना के पास ही यह क्षमता थी और इसे हासिल करने वाला जो भारत है वह दुनिया का चौथा देश बन गया था। उस समय मिशन शक्ति का मूल उद्देश्य था भारत की सुरक्षा, आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रगति को दर्शाना है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 3, मिशन शक्ति जो है वह 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा उपग्रह भेदी प्रक्षेपास्त्र का परीक्षित किया गया था, ऑप्शन 3। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है, नॉट वायलेंट नॉट स्टेट एक्टर कौन नहीं है, इसमें यह बतलाना है। जो कि हिंसात्मक संगठन नहीं है, समझ लीजिए कि इसमें से वह गठन बतलाना है जो कि हिंसात्मक नहीं है। तो ये देखिए जो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन 3, यानी PLO। PLO जो है यह हिंसात्मक संगठन नहीं है। देखिए PLO हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है और 1948 के सैनिक संघर्ष के बाद ही फिलिस्तीन विभिन्न देशों में शरणार्थी जीवन व्यतीत कर रहे थे। मई 1964 में अरब लीग एक प्रस्ताव के अंतर्गत फिलिस्तीनियों के संगठन PLO यानी फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना हुई। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था फिलिस्तीन राज्य का गठन करना और संयुक्त राष्ट्र संघ में PLO को एक पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हो। भारत सहित लगभग 100 देशों ने PLO को फिलिस्तीनियों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्रदान की है, जबकि ISIM, बोको हराम और हेजबोला जो है यह गैर राज्य अभिकर्ता और ये हिंसात्मक भी हैं। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 3, यानी PLO। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार का नोडल मंत्रालय है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार का नोडल मंत्रालय है। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो नोडल मंत्रालय है, हमारा सही आंसर है ऑप्शन 3, यानी गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय जो है वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है। देखिए NHRC यानी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, NHRC एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 7 अन्य सदस्य होते हैं और 7 सदस्यों में कम से कम 3 पदेन सदस्य होते हैं। यह आवश्यक होता है कि 7 सदस्यों में कम से कम 3 जो हो वह पदेन सदस्य हो और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है सिर्फ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही बनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग का अध्यक्ष सिर्फ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही बनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन 3, यानी गृह मंत्रालय जो है वह नोडल मंत्रालय है किसका, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। अगला क्वेश्चन है कि द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किससे संबंधित है। इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है वह किससे संबंधित है, ये हमें बतलाना है। तो जो हमारा आंसर सही होगा उनमें ऑप्शन फर्स्ट, यानी लोक चयन उपागम से, लोक चयन उपागम से, पब्लिक चॉइस अप्रोच से संबंधित है द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है, पुस्तक है, यह लोक चयन उपागम से संबंधित है। देखिए, नौ लोक प्रशासन के साथ जन्मे और उसके युग में ही विकसित हुए लोक रुचि उपागम का मुख्य आशय प्रशासन और राज्य के क्षेत्र उपभोक्ता हितों की दृष्टि से पुनर्निर्धारण करना और निस्संदेह इसका अनिवार्य परिणाम इनके क्षेत्रों का संकुचन है। तो लोक रुचि उपागम की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए, जो लोक रुचि उपागम है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं वह है कि राज्य के स्थान पर व्यक्ति केंद्रित अवधारणा होता है। राज्य के स्थान पर जो केंद्र होता है क्या होता है, तो व्यक्ति की अवधारणा होती है। और प्रशासनिक निर्णयों की आर्थिक तर्कसंगतता पर जोर दिया जाता है। जो प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं उसमें आर्थिक तर्कसंगतता पर जोर दिया जाता है। और प्रशासनिक मितव्ययिता के लिए हर संभव और कड़े प्रयासों पर भी बल दिया जाता है। प्रशासन में मूल्यों के स्थान को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसमें क्या, लोक रुचि उपागम में क्या माना गया है, प्रशासन में मूल्यों के स्थान को महत्वपूर्ण माना गया है। तो जो द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक है वह संबंधित है लोक चयन उपागम से। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कैबिनेट मिशन के, जो कैबिनेट मिशन था इसके सदस्य कौन कौन थे, ये हमें बताना है। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे। तो देखिए, जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे वह थे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होता है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो हमारा आंसर इसमें सही होता है फर्स्ट। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इस मिशन के उद्देश्य थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के मध्य की राजनीतिक गतिरोध को दूर करना और सांप्रदायिक विवादों को रोकना था इसका उद्देश्य। इन दोनों में इस बात को लेकर मतभेद था कि एकीकृत या विभाजित कौन सा विकल्प ब्रिटिश भारत के लिए बेहतर होगा। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि केंद्र में एक सशक्त सरकार हो जिसकी शक्तियां प्रांतीय सरकारों की तुलना में अधिक हो। जिन्ना के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग भारत को अविभाजित रखना चाहते थे, लेकिन तभी जब मुस्लिमों को कुछ राजनीतिक सुरक्षा उपयोग प्रदान किए जाएं, जैसे कि विधायकों में समानता की गारंटी दी जाए इसी के समान आदि। और 1945 में हुए शिमला सम्मेलन के बाद, 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ, उसके बाद 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा की गई थी। तो जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसके सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होता है। देखिए, अगला जो हमारा सूची को 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो डेविड ईस्टन की धारणा क्या है हमें बतलाना है। तो देखिए, जो डेविड ईस्टन थे इनकी धारणा ब्लैक बॉक्स होगा। ऑप्शन 3 है ब्लैक बॉक्स। डेविड ईस्टन, तो ये ब्लैक बॉक्स, डेविड ईस्टन ब्लैक बॉक्स से संबंधित है। लुसियन पाई जो है वह विकास सिंड्रोम से, लुसियन पाई विकास सिंड्रोम से। सैमुअल बी हंटिंगटन जो है संबंधित है लोकतंत्रीकरण की लहर से। और जो सिम्योर मार्टिन लिपसेट हैं ये संबंधित है राजनीतिक मानव से। जो लिपसेट हैं वह संबंधित हैं राजनीतिक मानव से। तो जो हमारा आंसर देखिए इसमें क्या सही होता है, हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन 3, यानी डेविड ईस्टन ब्लैक बॉक्स, लुसियन पाई विकास सिंड्रोम, सैमुअल पी हंटिंगटन लोकतंत्रीकरण की लहर, सियोमोर मार्टिन लिपसेट जो है वह संबंधित है राजनीतिक मानव से। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रसन्नता सूचकांक निम्न में से किस देश की सृजना है। जो प्रसन्नता सूचकांक है वह किस देश की सृजना, मतलब किस देश के द्वारा सृजित या बनाया गया है। तो जो हमारा आंसर इसमें सही होता है ऑप्शन फर्स्ट, यानी भूटान। जो प्रसन्नता सूचकांक है भूटान देश की सृजना है। देखिए, वर्ष 2012 से जारी की जाने वाली ये रिपोर्ट है जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को अपने नागरिकों की संतुष्टि और प्रसन्नता के स्तर को ध्यान में रखते हुए लोक नीतियों के निर्माण हेतु प्रेरित करना।
तो देखिए जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक के मुख्य घटक है, जो घटक इसमें लिए जाते हैं विश्व प्रसन्नता सूचकांक के, पहला है कि जीडीपी प्रति व्यक्ति सूचकांक लिया जाता है। फिर सेकंड है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। थर्ड है सामाजिक स्वतंत्रता। फोर्थ है भ्रष्टाचार का अभाव। फिफ्थ है सामाजिक अवलंबन और सिक्स्थ है उदारता। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक के जो घटक हैं जीडीपी प्रति व्यक्ति सूचकांक, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार का अभाव, सामाजिक अवलंबन और उदारता। तो ये कब से जारी होता है? 2012 से। और किस देश के द्वारा ये सृजित हुआ है? तो भूटान के। तो हमारा आंसर सी होता है ऑप्शन फर्स्ट यानी भूटान। 2012 से यह जारी किया जाता है। फ्रेंड्स आज हमने 50 क्वेश्चन को कवर किया और इसमें और 50 क्वेश्चन बचते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।